हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं। सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलो देखो, आपसे पूछा गया था भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो आपके संविधान का भाग 4। आप इससे पहले आपका ये क्वेश्चन जीडी एग्जाम 2025 में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है और हमने आपको पहले भी बोला था इसको तैयार करना है ना। बताया था, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पे। और किस आर्टिकल तक शामिल है, तो आपका आर्टिकल कितना 36 से 51 आर्टिकल तक है जो आपका इंक्लूडेड है। वेट अ मिनट, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक शामिल है, बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, ये आपका सीजीएल में एग्जाम में भी आया है और एमटीएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए, सीजन में आपका 2023 में आ चुका है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी थी? गोवर्धन योजना थी हमारी, जो अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड थी। इसके अलावा आप इस तरह से आपसे जो और क्वेश्चन बने थे आपका केंद्रीय बजट 23-24 में, वो देखो CHSL 2024 में आपका एक क्वेश्चन बना था कि कौन सी योजना रासायनिक, ये मेंशन कर दे रहा हूं मैं, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित है। ये भी आपका CHSL में आया था, रासायनिक उर्वरक उपयोग कम करने से रिलेटेड है। तो ये जो आपकी योजना थी ये आपकी PM प्रणाम कहलाई। PM प्रणाम योजना के तहत आपका रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना था। इस तरह के केंद्रीय बजट में और भी योजनाएं थी, जैसे कि PM डिवाइन थी, PM श्री थी, सीड स्कीम थी, है ना। तो इसमें मैं आपको और बताती हूँ, केंद्रीय बजट आपकी इसमें और जो स्कीम्स इंक्लूडेड थी वो थी आपकी PM डिवाइन और PM श्री थी, जिससे अभी आपसे क्वेश्चन ये GD 2025 में आपसे PM श्री योजना से क्वेश्चन बना था। याद है, हमने आपको इसका फुल फॉर्म करवाया था। तो PM श्री से आपका क्वेश्चन बना था। और इसके अलावा आपकी एक स्कीम और थी, सीड स्कीम। ये आपकी स्कीम्स लॉन्च हुई थी केंद्रीय बजट 2023-24 से रिलेटेड, जितनी थी हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। गोवर्धन योजना क्या था? इसका मोटिव था जैव कृषि संसाधन को बढ़ावा देना। शुरू कब हुई थी आपकी? 2018 में इसको स्टार्ट करा गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर आपको साउंड आया तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। और थोड़ा सा तो दिक्कत रहती है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? श्री HD कुमार स्वामी जी जो है आपके भारी उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट, उपलापू श्रीनिवास जी हैं। आपको क्वेश्चन में मिला होगा यू श्रीनिवास करके, यू ड्रॉट श्रीनिवास, इनका जो पूरा नाम है वो उपलापू श्रीनिवास जी है। पूछे गए थे आपसे कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये आपका मैंडोलिन वादक है। इसके पहले आपका सेम क्वेश्चन यही आया है आपका CGL एग्जाम में 2023 में। ठीक है, चलो नए बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर उनको सेशन सही लगता है, कंटेंट सही लगता है, तो वो साथ में बने रहें, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। आप इधर RPF कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल के बाद तुरंत आपका दूसरा एग्जाम शुरू हो जाएगा, है ना। इस तरह से एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो आपका ग्रुप डी आ जाएगा, ग्रुप डी के भी PPIP हमें करवाने हैं। तो इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हैं साथ में बने रहें। एटलीस्ट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज्वाइन कर रखेंगे। अपना बेस्ट हम देंगे आपको। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पुरुषों में सबसे साक्षर राज्य कौन था? हमने आपको बताया था 2011 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसके अनुसार जो सबसे साक्षर राज्य था वो था केरल। ठीक है, केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था। हमने कितना बताया था? 94%। अगर यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो भी ज़्यादा ही होगा। अगर आप मेल्स की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 96.11%। और अगर आप फीमेल्स की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92.07%। बताया था ना, आपने यूपी में बताया था, भारत में बताया था 72.98 है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, इधर पे लिख देती हूँ, अगर आपसे बन जाएगा तो पूछ लेंगे। इंडिया का जो लिटरेसी रेट था कितना था? 74.04%, जिसमें कि आपका मेल और फीमेल जो था
मेल आपका कितना था 80.88% और फीमेल कितना हो जाएगा 64.63%। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। एमटीएस एग्जाम में आपका केरला का टोटल लिटरेसी रेट पूछा गया था एमटीएस 2022 के एग्जाम में, तो आराम से कर लेंगे कितना था 94%। चलो, सीवी चंद्रशेखर को किस शैली से उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखिए हर क्वेश्चन में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपकमिंग आने वाला है या आ चुका है या किस एग्जाम में आ चुका है, किस शिफ्ट में आ चुका है, उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आ चुके हैं। टाइम को देखते हुए हम आपको जितना अपना मैक्सिमम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सीवी चंद्रशेखर जो है उनको जो पद्म विभूषण मिला था वो मिला था भरतनाट्यम के लिए। और आपका ये जो क्वेश्चन है ये CHSL एग्जाम से उठाया गया है, वहां पर 2022 में आपका डिट्टो क्वेश्चन प्लेस हुआ था। कब दिया गया था, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ पद्म विभूषण के ऊपर, कब दिया गया था 2011 में पद्म भूषण। भरतनाट्यम जो नृत्य है, एक चीज यहाँ पर लिखो, एक क्वेश्चन आपसे बना था कि किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो जो हमारा ये डांस फॉर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ये बाद में मुझे पता नहीं खुद को ना याद रहे करवाना, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये देवदासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है आपका। नेवर नो मैं कब क्या बता दूँ और आपको वो एग्जाम में मिल जाए, है ना। चलो, भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है, टोटल 8 है और उसमें आपका शामिल है। ठीक है, चलो इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन जीटी एग्जाम में आया था, जीटी कांस्टेबल एग्जाम में आया था, 2023 में आया था, वहां पर आपका डांस पूछा गया था। चलिए आगे चलते। बीएसएफ के महानिदेशक जीटी 2025 में आपका ये क्वेश्चन बन चुका है। अभी 4 से लेके 13 तक का जो 13 फैब का एग्जाम हुआ उसमें आपका ये क्वेश्चन मेंशन था। बीएसएफ के महानिदेशक आपके दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। बैडमिंटन के कॉर्क का वेट पूछा गया था, तो 4.74 से 5.50 ग्राम पूछाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मिला था अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी बार पढ़ा चुके हैं। डे 365 डेज की सीरीज में हमने आपको इतना अच्छे से करवाया है, इतना तो हमें लगता है आपको कहीं मिला भी नहीं होगा। तो ये टोटल जो टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है ये होता है आपका 6 मंथ का। क्लियर, चलो। और एक बात और है, आपातकाल की अवधि को एक समय में 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो अब आर्टिकल 352 के तहत भारत में अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है। मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ, थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए रहेगी। देखो यहाँ पर समझो, हमारे आपातकाल हम वैसे आपको पढ़ा चुके, थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे पढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर से आपका आर्टिकल 352 के तहत आपका आता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल आता है और आपका आर्टिकल 360 के तहत आपका आपातकाल एक आता है। जो आपका 352 के तहत आता है वो आपका कहलाता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, जो आपका 356 के तहत आएगा वो आपका आएगा राष्ट्रपति शासन। और जो 360 के तहत आएगा ये आएगा आपका वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। अब देखो द फैक्ट इज, जो हमारा आर्टिकल 352 है ये हमारे पे अभी तक कितनी बार लागू किया जा सकता है, 3 बार घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 3 बार, तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आपको तीनों फॉर्म कब कब हुआ। पहला तो हुआ इन 1962, क्या था, चीन युद्ध था। दूसरा जो था आपका 1971 में जारी किया गया, कब, पाक युद्ध के दौरान। ये भी मैं सब बता चुकी हूँ आपको 365 डेज की सीरीज में। थर्ड आपका जारी किया गया 1975 में, कब, आंतरिक अशांति के तौर पे।
ये वाला जो जारी किया गया था ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा जारी किया गया था। ये मैं सारा का सारा डेटा आपको पढ़ा चुकी हूँ एक 365 की सीरीज में। चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, हमने आपको सारा कुछ बता दिया। चलिए, इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, इसको यहाँ पर लिख लो या और संवैधानिक आपातकाल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ था, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किसके द्वारा किया गया। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया। हमने आपको टेट 365 डेज की सीरीज में नए क्वेश्चन की सीरीज कराई है। डे 90 से जब आप ऊपर जाएंगे डे 90 91 वहाँ पे हमने अपना पढ़ाने का मेथड चेंज किया हुआ था। वहाँ हमने आपको बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कैसे है। हमें क्वेश्चन में ही क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन में आंसर भी ढूंढना है, ऑप्शन में क्वेश्चन बनाना है और उसके साथ अपना आंसर भी निकालना है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। मतलब एक एमसीक्यू से हमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनाना और उसके आंसर निकालना हमने आपको सिखाया था। जिसने देखी होगी 365 डेज की सीरीज, जो 90 91 92 इधर से है, वो स्टार्टिंग के आप 80 90 डेज छोड़ दें, अगर 91 92 इधर से आगे एक्सटेंड करेंगे ना तो आपको प्रोसेस पता चलेगा। चलिए, तो आपका आविष्कार कब हुआ था 1913 में, किसके द्वारा, हेनरी मोसले के द्वारा। अब देखो इससे जो जो आपके क्वेश्चन बने हैं, जीडी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन बना था आपसे कि आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया था। तो हेनरी मोसले जी ने किया था। कब, 1913 में। चलो, कल मैंने आपको डोबेराइनर के त्रिक समूह के बारे में बताया था। एक और चीज लिखो, अष्टक नियम किसने दिया था। अष्टक नियम तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था। यह पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। आपको आवर्त सारणी मुझे बतानी पड़ेगी क्या। पहला जो होता है अपना आवर्त, इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास का तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। तीसरे बता दूं क्या, देखो ऐसे मेंशन कर लो, यहाँ पर लिख लो आवर्त, यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, पहले आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, चौथे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में आपका 32। ठीक है, इतना हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चल आगे जो आपसे क्वेश्चन बनेगा, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ। देखो इसका जो आधार था, बेस, वो आपका लिया गया था परमाणु क्रमांक को। ठीक है, तत्वों को 36 पंक्तियों में उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर प्लेस किया गया था। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है किसने किया था। और चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से इतना काफी है। यहाँ पर लिख लेना आधुनिक आवर्त सारणी। देखो वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करके देख लो, बट स्किप मत करो, क्योंकि मैं कब क्या बता दूंगी और आपको एग्जाम में कब क्या मिल जाएगा ना, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लो, बट स्किप मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में कौन प्रतिष्ठित है। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा बच्चों से डाउट मिला है। बच्चे बोले पुरंदर दास जो है ऑप्शन में नहीं था। बच्चे अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो हमें एक बार कंफर्म करो, कर्नाटक संगीत के पितामह ही पूछे गए थे क्या, कि कहीं इसके अलावा आपका त्रिमूर्ति से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आया था। अगर पुरंदर दास जी आपको ऑप्शन में नहीं मिले हैं तो बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से कोई एक पूछा गया होगा। फिर हम आपको तीनों मेंशन करा देंगे, एक बार देख लेना। ठीक है, और करके मेंशन करा देंगे। चलो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। कर्नाटक संगीत के जनक या पितामह, CHSL एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था 2024 में। अगर ये आया है तो आपका आंसर 101% पुरंदर दास ही होगा। इनको कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1484 से 1564 तक था। आगे
अगर ये नहीं आया है तो ध्यान देना, आपसे इनमें से कोई पूछा गया, इसका मतलब कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। तो आपको इनमें से कोई नाम मिला होगा। पहला है आपका श्यामा शास्त्री, दूसरा है आपका त्यागराज जी, और तीसरा है मधुस्वामी, दीक्षितार। अगर ये नहीं मिला है बच्चे पुरंदरदास, तो आपको इन तीनों में से कोई एक मिला होगा, या तो श्यामा शास्त्री मिला होगा, या त्यागराज, या मधुस्वामी दीक्षितार। इन तीनों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। पुरंदरदास आपकी इस त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं थे। सही है। चलो, तो अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना, आपको बाकी ऑप्शंस में से मिल जाएंगे। ठीक है। चलो, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से हुई थी, ये भी देख लो। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति जो है, आपसे उत्पत्ति पूछी जा चुकी है सीजीएल एग्जाम में 2023 में। देखिए, जितना हमें ज़रूरी लगता है आपके एग्जाम में आया हुआ, उतना हम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी जो वंश जिसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये हुई थी आपकी विजयनगर राजवंश से। ये क्वेश्चन आपका आया है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक संगीत के पिता में हमने करवा दिए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। पुरंदरदास जी के बारे में और जानना चाहेंगे। पुरंदरदास जी का जो टाइम पीरियड था, वो था आपका 1484 से, ये मैंने अभी बताया था, लिखवाया नहीं था, 1564। ठीक है। भगवान कृष्ण के भक्त थे। चलो, और उनको ऋषि नारद का अवतार भी लोग कहते थे। कहते होंगे भाई, संगीतकार थे, हो सकता है कहते हो। यहाँ पर मैं टेन्योर आपका क्लियर लिख देती हूँ, 1484 से 1564। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है आज की शिफ्ट का। चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है बच्चे, लेकिन बच्चों ने बोला हमारा ये वाला जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, वो ऑप्शन में नहीं था। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो आपको थर्ड पंचवर्षीय योजना मिला होगा। वैसे तो आपका जो ये क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल एग्जाम में आ चुका है 2022 में। ठीक है। अब यहाँ पर जब बच्चों ने बोला कि चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर ऑप्शन मिला था तो आपको तीसरा टिक करना था। क्योंकि जो आपका ये बोला गया है आत्मनिर्भरता, हो सकता है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, उसका जो मेन एम था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपका चौथा नहीं है तो आपको ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन टिक करना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी एक बार वेरीफाई कीजिए। देखिए, जिस भी क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप एक बार वेरीफाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, हमने नहीं दिया है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी डाउट को क्लियर करने की, तो थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा। नेक्स्ट, पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले थे? नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन आया था। वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था आपका, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया है, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दी। दोनों में से कोई एक था, जो भी था, जिस बच्चे का एग्जाम था, कंफर्म कर देना। एक आया है और एक अगर नहीं भी आया है तो भी आपका तैयार हो जाएगा। नव पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के लौह अयस्क के किस क्षेत्र से संबंधित थे? दक्षिण भारत से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आपका है 2010 राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में हुआ था? जीडी पीडीएफ करवाई थी। 2024 का क्वेश्चन है आपका, जीडी 2024 में आया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ? दिल्ली में हुआ था, आयोजित हुआ था। कब से? 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक। ठीक है। तब उस टाइम जो मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और डिटेल लिखोगे। 2010 राष्ट्रमंडल, इसका जो शुभंकर था
वो था शेरा। तो इसका स्लोगन था, या आप हिंदी में बोलते हैं नारा था, वो था कम आउट एंड प्ले। इसका जो आधिकारिक गीत था, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आधिकारिक गीत जो था वो था जियो, उठो, बढ़ो और जीतो। ठीक है, जितना हमें लगा उतना हमने आपको मेंशन करवा दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, ऐसा क्वेश्चन आया था आपका 2010 में की थी। CHSL एग्जाम में आपका ईयर पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, तो वो जाएगा आपका 2010। ठीक है, अगर इसमें आप बात करेंगे इंडिया किस पोजीशन पे था, तो इंडिया था आपका सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशन पे था, जिसमें आपका टोटल मेडल थे 101। 101 में आपका 38 गोल्ड था, 27 आपका सिल्वर था और 36 जो है वो ब्रोंज था। जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेडल 177 थे। ठीक है, जितनी मुझे डिटेल जरूरी लगी उतनी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला था देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे। देवबंद आंदोलन के देखो संस्थापक जो थे वो थे आपके मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी और इसके अलावा मौलाना रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, कब हुआ था देवबंद आंदोलन, आपका ईयर लिख लो एक बार, 1866 में। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद कासिम नानूतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। एम क्या था इसका, जब ये आंदोलन हुआ उस समय ब्रिटिश शासन को खत्म करना और उनको लोगों को शिक्षित करके मुस्लिम समुदाय को बहाल करना, ये इनका एम रखा गया था। आगे चलते हैं। बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में एक त्योहार पूछा गया था जो सांप देवी मनसा का सम्मान करता है, बिहुला त्योहार आपका हो जाएगा। दो क्वेश्चन हमें मिले हैं नदी से रिलेटेड, दोनों में से कोई तो एक आया है, वन ऑफ देम, तो जो आया है एक बार वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज एक आपका आया है और एक आपका तैयार हो जाएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती है तो इसे क्या कहते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। और अगर एक नदी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है तो आगे जाके क्या बनाती है, डेल्टा। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन आया है तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना। टाइफाइड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है और टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर बैक्टीरिया पूछा है तो आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्ट है आपका वो हो जाएगा विडाल टेस्ट। एक तरह का ये क्या है, संक्रामक रोग है। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। चलो, और इसका जो टेस्ट है किया जाने वाला परीक्षण हो जाता है विडाल टेस्ट। चलो आगे। हरित क्रांति किसमें वृद्धि हुई। हरित क्रांति से अपने कृषि उत्पादन और कृषि में जो फसलें हैं, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। यहाँ पर एक बच्चे का बोलना है कि फसलों की उत्पादकता ऑप्शन में था, इसके अलावा आयातित फसलों की उत्पादकता, तो आपके जो फसलों की उत्पादकता थे वो ऑप्शन हो जाएगा, आयात वाला नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया लेकिन हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उत्पादकता होगा, आयात वाला नहीं होगा। इसके अलावा आपके इसमें वृद्धि किसमें हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको जीडी में आया हुआ क्वेश्चन एक इन्फॉर्म किया था 2023 में कि किसका उत्पादन बढ़ाया गया था। तो उत्पादन आपका जो बढ़ा वो था गेहूं, दाल, चावल। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा गेहूं, दो मिलेंगे तो आपको गेहूं और चावल मिल जाएगा, दाल कम मिलता है, लेकिन हमने आपको बता दिया। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, हमने आपको कल बताया था इन 1965। ये जो आपका दशक कहलाया, इसका अगर दशक पूछ लिया जाएगा हरित क्रांति का तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आपका दशक पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1960 से 1970। ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। हरित क्रांति, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हरित क्रांति के दौरान किस फसल की उच्च कीमत वाली फसल में वृद्धि? ठीक है, सीजीएल आपका सीजीएल क्वेश्चन आया था, सीजीएल एग्जाम 2022 और यहाँ पर फसल पूछी गई थी कि किस फसल में वृद्धि हुई थी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है वो और लिख लो। सीएचएसएल एग्जाम में आया है, 2024 का है। हरित क्रांति किसके परिचय के कारण हुई थी? हरित क्रांति, यहाँ मैं डैश कर रही हूँ, आप फिल करना था। उच्च उपज वाली बीज किस्मों के कारण हुई थी। ठीक है, ये आपका सीएचएसएल एग्जाम में आया है, एज इट इज क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने फ्रेम करवा दिया। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करंट से आया था कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो हुआ था उसके अनुसार कुल नामांकन छात्रों का कितना हुआ था? 4.33 करोड़ हुआ था आपका 21-22 के सेशन में। तो हमें इतने 20 क्वेश्चन मिले, हमने पूरी कोशिश की आपको एकदम एक्यूरेट सब चीज़ें मिल जाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने अपने अकॉर्डिंग दी, आपको प्रीवियस ईयर भी मेंशन करा दी, किस एग्जाम में आया था, किस ईयर में आया था। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, बाकी आप काम करना। ठीक है, चलिए कंबाइंड वीडियो आपको मिल जाएगी कल मॉर्निंग में। इसके अलावा ओके, भक्ति मार्ग सर, आपका एग्जाम 25 तारीख को है, आप टेंशन ना लें। 22 को हम आपके सारे शिफ्ट की पीडीएफ और कंबाइंड वीडियो आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, चलो आप टेंशन ना लें, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 21 को कल और पेपर है, कल इन बच्चों का एग्जाम है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम फिर से कहेंगे, आप अपनी पीडीएफ जो हमने डाली है एक बार रिवाइज करके जाओ। थोड़ा सा आज पेपर घुमा हुआ है, थोड़ा सा टफ आया है, बट कोई बात नहीं है, अब जैसा भी है नॉर्मलाइजेशन होगा कुछ। चलिए देखते हैं, जैसा भी है साथ में बने रहिएगा।